नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को। रविंद्र उच्च माध्यमिक विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागतम। देखिए, रविंद्र उच्च माध्यमिक विद्यालय के संस्थापक श्रीमान कमलेश जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। ठीक है, धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस कोरोना काल में आपके लिए प्रत्येक सब्जेक्ट की जो है वो क्लास ऑनलाइन लगाने की कोशिश की है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो विद्यार्थी लाइव से जुड़िए। ठीक है, और जितने भी विद्यार्थी जो रविंद्र उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत हैं वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ताकि आपकी हर सब्जेक्ट पर जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाए, कमांड हो जाए, पकड़ हो जाए। ठीक है, देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा, कल अपन ने मौर्य वंश की स्थापना और मौर्य वंश का महत्व दोनों के बारे में अपन ने बात की थी। ठीक है, आज अपना टॉपिक है मौर्यों की उत्पत्ति और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। देखिए, आज का टॉपिक है मौर्यों की उत्पत्ति मौर्यों की उत्पत्ति। देखिए मित्रों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मौर्यों की उत्पत्ति की मौर्य कौन थे, मौर्य की उत्पत्ति कहां से हुई। ठीक है, मौर्यों को कौन सी जाति के माने जाते हैं। ठीक है, कल अपन ने बात की थी मौर्य वंश की महत्वता की कि मौर्य वंश इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है। उसके कुछ 7-8 बिंदुओं पर जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, जो महत्वता को बताते थे, उसके बारे में अपन ने डिटेल से बात की। और साथ में मौर्य वंश की स्थापना किस प्रकार से हुई, इसके बारे में भी अपन ने डिटेल से बात की थी। मौर्य वंश की स्थापना में बता देता हूँ आपको, 322 ईस्वी में नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, अब इसकी महत्वता की बात करें तो वो भी मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। आज अपना टॉपिक है मौर्यों की उत्पत्ति, कि मौर्यों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, मौर्यों की उत्पत्ति। देखिए, अब मैं आपसे बात करूं मौर्यों की उत्पत्ति की, तो देखिए इतिहास में मौर्यों की उत्पत्ति को लेकर जो है विद्वानों के अंदर, इतिहासकारों के अंदर, धर्मों के अंदर, ठीक है, प्रमुख ग्रंथों के अंदर, इन सभी ग्रंथों में जो है वो मतभेद देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? मतभेद देखने को मिलता है। मतभेद यानी कोई निश्चित तथ्य नहीं है कि मौर्य निम्न जाति के हैं, ठीक है, निम्न वंश के हैं। ठीक है, इसलिए यानी अलग अलग इतिहासकारों ने अपने प्रत्येक अलग अलग मत दिए हैं, अलग अलग धर्मों ने अलग अलग मत दिए हैं। इसलिए अपन कह नहीं सकते कि इतिहास में जो मौर्य थे वो किस वंश से थे, किस जाति से थे। ठीक है, लेकिन जो ऑथेंटिक मत माना जाता है उसकी यदि अपन बात करें, जैसे चाणक्य, ठीक है, चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में जो है वो मौर्यों को क्या कहा है? क्षत्रिय कहा है। तो अपन कह सकते हैं कि मौर्य किस वंश से संबंधित थे? क्षत्रिय थे। ये ऑथेंटिक ले सकते हैं अपन। इसके अलावा जैन और बौद्ध ग्रंथों में भी जो है वो मौर्यों को क्या कहा है? जैन और बौद्ध ग्रंथों में भी जो है वो मौर्यों को क्षत्रिय ही कहा है। पुराणों में मौर्यों को जो है वो शूद्र कहा है, कि मौर्य किस वंश से संबंधित थे, किस जाति से संबंधित थे, किस वर्ण से संबंधित थे। क्योंकि प्राचीनतम काल में जो है वो जातिगत नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण व्यवस्था चलती थी प्राचीनतम काल में। ठीक है, उन वर्णों में पुराणों में शूद्र वर्ण से जो है वो संबोधित किया है किनको? मौर्यों को। तो अपन कह सकते हैं कि पुराणों के अनुसार मौर्यों की उत्पत्ति शूद्र है। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार मौर्य की उत्पत्ति क्षत्रिय है। बौद्ध धर्म के अनुसार मौर्य की उत्पत्ति जो है कौन सी है? बौद्ध धर्म के अनुसार मौर्यों की उत्पत्ति जो है वो मानी जाती है कौन सी मित्रों? क्षत्रिय ही बौद्ध धर्म के अनुसार मानी जाती है। इसके अलावा देखिए कुछ विद्वान थे
जिन्होंने जो है, जैसे एक प्रसिद्ध यूनानी विद्वान हुआ है जस्टिस, इतिहासकार है प्रसिद्ध यूनान का जस्टिस, उस जस्टिस ने जो है इनको मौर्यों को जो है क्या कहा है, निम्न वर्ण का कहा है। क्या कहा है, निम्न वर्ण का कहा है। अर्थात समाज में जो निम्न वर्ण होता है वो निम्न वर्ण से संबंधित थे कौन, मौर्य। कौन थे, मौर्य। इसके अलावा देखिए एक प्रसिद्ध जो है पुराण आता है मार्कंडेय पुराण। कौन सा पुराण, मार्कंडेय पुराण। उस पुराण में भी जो है वो मौर्यों को क्या कहा है, मौर्यों को जो है क्या कहा है, असुर कहा है, राक्षस कहा है। ठीक है, इसलिए अपन कह नहीं सकते कि मौर्य किस वंश से थे, इनकी उत्पत्ति कैसी थी। ठीक है, इनका संबंध किस जाति से था, क्योंकि इनकी उत्पत्ति को लेकर जो है चाहे ग्रंथ हो, चाहे धर्म हो, चाहे इतिहासकार हो, इन सभी में जो है वो मतभेद था, एक मत लोगों का नहीं था। ठीक है, तो देखिए मित्रों, आज देखते हैं अपना टॉपिक मौर्यों की उत्पत्ति। देखिए पहली बात कि मौर्य की उत्पत्ति को लेकर, उत्पत्ति को लेकर मतभेद था। मतभेद देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, मतभेद देखने को मिलता है। अर्थात लोगों का एक मत नहीं है कि मौर्य जो है वो किस वंश से संबंधित थे। अब अपन जान लेते हैं कि किस किस धर्म ने मौर्य को किस किस वंश का, किस जाति का माना है। देखिए मौर्य की उत्पत्ति को लेकर यदि अपन बात करें बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म के अनुसार बौद्ध धर्म के अनुसार मौर्यों की जो उत्पत्ति है, मौर्यों की उत्पत्ति बौद्ध धर्म के अनुसार मौर्य की उत्पत्ति क्षत्रियों से मानी है। क्षत्रिय कहा है। बौद्ध धर्म ने मौर्यों को क्या कहा है, बौद्ध धर्म के अनुसार मौर्यों को क्षत्रिय कहा है। ये बौद्ध धर्म के अनुसार जो मौर्यों को क्षत्रिय कहा है, ये प्रसिद्ध दो बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश, ये प्रसिद्ध दोनों क्या है, बौद्ध ग्रंथ है। क्या है, दोनों बौद्ध ग्रंथ में कहा है, प्रसिद्ध दो बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश, ये प्रसिद्ध दो बौद्ध ग्रंथ है। दोनों बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मौर्य को क्या कहा है, क्षत्रिय जाति का कहा है, मौर्य को क्षत्रिय वर्ण का कहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर होना चाहिए। तो यहां से छोटे क्वेश्चन उठकर आते हैं, चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे बोर्ड की एग्जाम हो, 12वीं 10वीं, यहां से क्वेश्चन आ जाता है कई बार छोटा क्वेश्चन उठकर कि मौर्य की उत्पत्ति बौद्ध धर्म के अनुसार कौन सी है, मौर्य की उत्पत्ति बौद्ध धर्म के अनुसार कौन सी है, क्षत्रिय है। या क्वेश्चन आ जाए मौर्य को बौद्ध धर्म के कौन से ग्रंथों में क्षत्रिय कहा है, दीपवंश और महावंश नामक ग्रंथों में क्या कहा है मित्रों, क्षत्रिय कहा है। एक बिंदु देखिए, दूसरा बिंदु क्या है, दूसरा बिंदु आता है जैन धर्म के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार
जैन धर्म के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार मौर्यों को क्या कहा है? मौर्यों को क्षत्रिय कहा है। जैन धर्म के अनुसार मौर्यों को क्या कहा है? जैन धर्म में भी मौर्यों को जो है वो क्षत्रिय ही कहा जाता है। ये भी आपके समझ में आना चाहिए। देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ने मौर्यों को क्या कहा है? क्षत्रिय कहा है। क्या कहा है? क्षत्रिय कहा है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा चाणक्य की अर्थशास्त्र में, चाणक्य के अर्थशास्त्र में, चाणक्य के अर्थशास्त्र में मौर्य को क्या कहा है? देखिए, चाणक्य ने भी अपने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में मौर्य को क्षत्रिय कहा है। क्या कहा है मित्रों? क्षत्रिय कहा है। ठीक है, क्षत्रिय कहा है। चाणक्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में, चाणक्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में जो है वो मौर्य को क्या कहा है? अर्थशास्त्र में मौर्य को जो है वो क्षत्रिय कहा है। क्या कहा है मित्रों? मौर्य को क्षत्रिय कहा है। ठीक है, तो देखिए, तीन प्रमुख मत। पहला, बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश यानी बौद्ध धर्म के अनुसार मौर्य को क्षत्रिय कहा है। जैन धर्म के अनुसार, जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ आते हैं जैसे राजबलि कथा, ये प्रसिद्ध जैन ग्रंथ है। उस राजबलि कथा जैसे ग्रंथों में जो है वो मौर्य को क्या कहा है? क्षत्रिय कहा है। क्या कहा है मित्रों? क्षत्रिय कहा है। इसके अलावा जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री, राजनीतिज्ञ मंत्री जो था चाणक्य, उस चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक आती है अर्थशास्त्र। कौन सी पुस्तक है? अर्थशास्त्र। इस अर्थशास्त्र में भी मौर्य को क्या कहा है मित्रों? मौर्य को क्षत्रिय कहा है। मौर्य को क्या कहा है? क्षत्रिय कहा है। ठीक है, तो तीन मत हो गए। बौद्ध धर्म के अनुसार क्षत्रिय, जैन धर्म के अनुसार क्षत्रिय और चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार भी कौन सा है? क्षत्रिय है। चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार भी क्षत्रिय है। यहां तक क्लियर होना चाहिए। देखिए, आगे कौन से मत हैं? आगे की यदि अपन बात करें तो आगे देखिए, आगे देखिए, पुराणों के अनुसार यदि अपन बात करें कि भाई पुराणों के अनुसार मौर्य को क्या कहा है? पुराणों में मौर्य को शूद्र कहा है। क्या कहा है मित्रों? शूद्र। पुराणों में मौर्य को क्या कहा है? शूद्र कहा है। देखिए, प्राचीनतम काल में 4 वर्ण व्यवस्थाएं थी समाज में। ठीक है, यानी जातिगत नहीं था समाज, बल्कि वर्णों में विभाजित था और वर्णों में भी व्यक्ति के कर्मों पर आधारित उसे वर्ण व्यवस्था दी जाती थी। ठीक है, उन्हीं वर्णों में सबसे निम्न श्रेणी का वर्ण आता है शूद्र। 4 नंबर का, पहला ब्राह्मण सबसे उच्च श्रेणी का, दूसरा क्षत्रिय और तीसरा वैश्य और चौथा आता है शूद्र, जो चारों वर्णों के देखरेख, चारों वर्णों के निम्न श्रेणी में आता है शूद्र। ये शूद्र जो है, ये शूद्र जाति माना है, शूद्र वर्ण के माने हैं किनको? मौर्य को। किसने? पुराणों में। किसमें माना है? पुराणों में जो है वो मौर्य को क्या कहा है मित्रों? शूद्र कहा है। इसके अलावा देखिए, एक पुराण आता है मारकंडे पुराण। कौन सा पुराण है? मारकंडे पुराण में जो है, मारकंडे पुराण में मौर्य को असुर कहा है। क्या कहा है मित्रों? असुर। क्या कहा है? असुर कहा है। देखिए, पुराणों में एक प्रसिद्ध पुराण आता है मारकंडे पुराण। इस मारकंडे पुराण में मौर्य को असुर कहा है। क्या कहा है मित्रों? मौर्य को असुर कहा है। इसके अलावा देखिए, एक प्रसिद्ध यूनानी विद्वान, यूनानी इतिहासकार
जिसका नाम था जस्टिन। यूनानी इतिहासकार जस्टिन ने जो है मौर्यों को क्या कहा है, निम्न जाति का कहा है, निम्न जाति का कहा है। ठीक है, यूनानी इतिहासकार जस्टिन ने जो है मौर्यों को क्या कहा है मित्रों, निम्न जाति का कहा है। क्या कहा है, निम्न जाति का कहा है। तो आपके क्लियर स्पष्ट हो गया होगा कि जो मौर्य हैं इनकी उत्पत्ति को लेकर विद्वानों के अंदर क्या था, इतिहासकारों के अंदर क्या था, धर्मों के अंदर क्या था, ग्रंथों के अंदर क्या था, मतभेद था, यानी लोगों का एक मत नहीं था। ठीक है, जैसे बौद्ध ग्रंथ दीपवंश, महावंश और बौद्ध धर्म के अनुसार मौर्यों को क्षत्रिय कहा है। जैन ग्रंथ जैसे राजबली कथा जैसे जैन ग्रंथों में मौर्यों को क्षत्रिय कहा है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में मौर्यों को जो है क्षत्रिय कहा है। पुराणों में मौर्यों को जो है शूद्र कहा है। प्रसिद्ध पुराण मार्कंडेय पुराण में मौर्यों को असुर जाति का कहा है, असुर कहा है। यूनानी इतिहासकार जस्टिन ने जो है वो मौर्यों को क्या कहा है, निम्न जाति का कहा है, निम्न घराने का कहा है इनको मौर्यों को। तो अपन कह सकते हैं कि मौर्य की उत्पत्ति फिर ऑथेंटिक रूप से जो है वो कौन सी मान सकते हैं। तो अपन देखते हैं कि मौर्यों की जो ऑथेंटिक उत्पत्ति है वो जैसे चाणक्य के अर्थशास्त्र को अपन ऑथेंटिक मान सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण मौर्य वंश से जो है वो चाणक्य के अर्थशास्त्र में लिखा गया है। चाणक्य खुद जो है वो मौर्य वंश में जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री रहे, राजनीतिज्ञ रहे हैं। इसलिए अपन कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र के अनुसार ऑथेंटिक मान सकते हैं, मौर्यों की उत्पत्ति क्षत्रिय मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, क्षत्रिय मान सकते हैं। ठीक है, तो मित्रों यह आज अपना छोटा सा टॉपिक था मौर्यों की उत्पत्ति। कल अपन देखेंगे मौर्य वंश के प्रमुख शासकों का क्रम, जिसमें पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य देखने वाले हैं। ठीक है मित्रों, तो मौर्य की उत्पत्ति, मौर्यों की स्थापना और मौर्यों का महत्व, ये तीनों बिंदुओं पर अपन ने विस्तार पूर्वक बात कर ली है। कल अपना टॉपिक रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।